की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ कंप्लीट फिजिक्स एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का जो फिजिक्स क्लास चल रहा है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैनल पे आ चुका है। आज ये फाइनल पार्ट रहेगा, मीन सेकंड पार्ट है वो फाइनल पार्ट होगा। आज फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा 10th क्लास का जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो। और ये जो क्लास है वो एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी स्पेशल क्लासेज है। एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल वगैरह और बाकी जो रेलवे वगैरह क्लासेज सभी के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्लासेज है ये। और आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी में केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया 10th क्लास का, और बायोलॉजी कंप्लीट हो गया 10th क्लास का, और 9th और 8th क्लास की भी कंप्लीट साइंस आपको चैनल पे मिलेगी। चैनल पे जाके उन क्लासेस को आप देख सकते हो। अब मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में क्वेश्चंस बताता हूं। आज मैं सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी गैस बतानी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो क्लास है वो बाइलैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है आपने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है पौधाघर प्रभाव। पौधाघर प्रभाव का मीन्स ये होगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती का गर्म होना। जैसे आप क्या करते हो, पेड़ पौधों की कटाई करते हो, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काटे जाते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा लगाई जा रही है, तो किसका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। पेड़ पौधों को काटोगे तो CO2 ज़्यादा बनेगी, और CO2 ज़्यादा बनेगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, और वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। टाइम पे बारिश नहीं होगी, बाढ़ आएगी, चक्रवात आएंगे, प्रकृति का संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन गैस है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्लोबल वार्मिंग गैस, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है CO2 गैस को। CO2 गैस कब बढ़ती है, जब पेड़ पौधों की ज़्यादा मात्रा में कटाई करते हैं। रीजन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं पौधे, CO2 लेते हैं और H2O पानी डाल रखा है उनमें, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। ग्लूकोज भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगर पौधे काट दिए जाएंगे तो CO2 लेगा कौन फिर। अगर CO2 कोई नहीं लेगा तो CO2 का जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ेगी, और CO2 की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ेगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग ही होगा ना। इसके हिसाब से प्रकृति का जो संतुलन है, नेचर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। आज के टाइम में प्रकृति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, सब मतलब मॉडिफिकेशंस की तरफ, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट चल रहा है, ये फाइनल पार्ट होगा क्लास 10th एनसीईआरटी का। और ये जो क्लास है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताई जा रही है। इस क्लास की जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और बाकी आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्यूरीज वगैरह है, आपकी क्यूरीज वहाँ पे सोल्व हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाओ आप, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपकी क्यूरीज है, आपकी प्रॉब्लम वगैरह आपकी सोल्व हो जाएगी एग्जाम से रिलेटेड। तो करेक्ट गुरु चैनल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन एंड स्टार हग अमाउंट ऑफ एनर्जी श्योर सार। जो सूर्य और तारे हैं उनकी विशाल ऊर्जा का कारण क्या है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हग अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर विशाल ऊर्जा, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो ऊर्जा है सूर्य और तारों में, वो किसका सोर्स है, किसका सोर्स है, मतलब उसके अंदर इनकी सूर्य और तारों में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्यों है, इसका रीज़न बताना है आपको। इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय विखंडन के कारण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत है, इनमें से कोई नहीं, दोनों भी नहीं आएगा। तो A और B ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन को कहा जाता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या कहा जाता है, फ्यूजन। क्या कहा जाता है, फ्यूजन। ठीक है। और न्यूक्लियर इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। क्या कहा जाता है, FISSON, फिजन। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया। संलयन का मतलब होता है नाभिकों का जुड़ना। दो परमाणु के जो नाभिक है उनका आपस में जुड़ जाना संलयन होगा, और दो परमाणु के नाभिक है उनका आपस में टूट जाना विखंडन होगा। विखंडन होना दो चीज़ों का टूटना, और जुड़ना क्या होता है, दो चीज़ों का मतलब संलयन होना, अटैचमेंट होना। तो आपको समझ में आया होगा। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है, सन के अंदर जो सूर्य होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, दो गैसों के कारण होती है। एक तो हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है। अब मैं आपको बता दूं हीलियम और हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है। जब दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, हीलियम बनता है। तो आपको आंसर पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा नाभिकीय संलयन, मतलब जुड़ना। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर होगा। विखंडन को अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब आप ध्यान से सुनिए, सूर्य की जो सतह का तापमान पूछा जाता है कई बार, जो ये सन है, सन की सतह मतलब सरफेस का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना होगा लगभग आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। सूर्य की सतह का तापमान बताया मैंने आपको, केंद्र का तापमान नहीं बताया। केंद्र का तापमान की बात नहीं की मैंने, सतह मतलब बाउंड्री की बात की है। तो बाउंड्री का टेम्परेचर कितना होगा, सूर्य की बाउंड्री का 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। बहुत ज़्यादा तापमान होता है, आग का गोला होता है सूर्य। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, नाभिकीय संलयन। अब मैं आपको बताता हूँ, जो परमाणु बम है, परमाणु बम बनाया जाता है, एटम बम, वो नाभिकीय विखंडन प्रोसेस से बनाया जाता है। और जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो नाभिकीय संलयन से बनाया जाता है। अंग्रेजी में दोबारा बता दूं, नाभिकीय संलयन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है। ना न्यूक्लियर फिजन इज कंट्रोल्ड बाई, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन आपको बताया था, परमाणु बम के बारे में मैंने बात की थी इसके अंदर। और जो दूसरे वाले में हाइड्रोजन बम के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों में से शक्तिशाली कौन सा है। हाइड्रोजन बम शक्तिशाली है, परमाणु बम से कई गुना शक्तिशाली है। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको मैंने बताया नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयोग होता है। लोहे की छड़ प्रयोग होती है नाभिकीय भट्टी में, गलत है, लोहे की छड़ यूज नहीं होती। स्टील की छड़ भी यूज नहीं होती, एल्यूमिनियम की छड़ भी यूज नहीं होती। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, कैडमियम की रोड होती है। छड़ को अंग्रेजी में रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोड। तो कैडमियम मेटल की रोड होती है, कैडमियम धातु की रोड होती है, कैडमियम की छड़ होती है। उसके द्वारा नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है, नाभिकीय भट्टी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पे बम बनाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा हूँ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कई जगह है, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको आप ध्यान से पढ़ोगे तो उनके बारे में पता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, वैसे ही आपको इतना ज़्यादा लेवल नहीं जाना, आपको अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। तो कैडमियम की छड़ इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैडमियम का सिंबल याद रखना, कैडमियम का सिंबल होगा CD। और लोहे का सिंबल होगा Fe। स्टील का कोई सिंबल नहीं होता। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होगा Al। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मैंने आपको बताया था, सूर्य है। सन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। कोयला नहीं आएगा, कोल कहा जाता है इसको, गलत है, ये कोल भी नहीं होगा। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी और परमाणु बम भी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइंड कंट्री नेम इज, पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को पवनों का देश कहा जाता है, या डेनमार्क को कहा जाता है, या भारत को कहा जाता है, या अमेरिका को। करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, सी इज करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ हैं। पवन चक्की जानते हो, पवन चक्की क्या होती है। पवन चक्की होती है, इनके 3 पंख होते हैं, पंखा होता है, उसके मतलब पवन से बिजली बनाई जाती है, हवा से बिजली बनाई जाती है। हवा से बिजली बनाई जाती है, पवन हवा का मतलब है यहाँ पे, हवा वायु से बिजली बनाई जाती है। और वो सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो डेनमार्क में बनती है। कहाँ पे बनती है, डेनमार्क देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है तो आपको क्या कहा जाएगा, उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बल। गलत है, बल तो नहीं कहा जाएगा। शक्ति, पावर भी नहीं कहा जाएगा। ईंधन भी नहीं कहा जाएगा। ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा इसका। एनर्जी इज करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इसका। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काम करने की क्षमता, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया, सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो, और इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें। और आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। और बाकी आपको, अगर आपको करेक्ट गुरु चैनल पे एनसीईआरटी कवर करना है पूरा, सोशल आपको जीके कवर करनी है, आपको लगभग जीके कवर करनी है, एनसीईआरटी की जीके कवर करनी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, और इंग्लिश ग्रामर के अलावा हिंदी ग्रामर पढ़ना है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको डिटेल से फिर बताता हूँ कि द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। पावर को शक्ति, शक्ति को पावर कहा जाता है। और ईंधन होता है उसको फ्यूल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिन्यूएबल सोर्स आर, रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है,
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है ऐसे सोर्स जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। तो रिन्यूएबल सोर्स कौन से होंगे? नाभिकीय ऊर्जा को दोबारा बनाया जा सकता है, गलत है। न्यूक्लियर एनर्जी को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कोयले से प्राप्त ऊर्जा को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक गैस को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल में बनते हैं। तो लाखों करोड़ों साल में बने थे फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स, ये बनती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होगी। सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस बतानी है जिसमें सौर ऊर्जा को सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। आपने पढ़ा होगा सौर सेल के बारे में, सौर प्लेट लगी होती है, सोलर प्लेट बोलते हैं जिसको। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इसका। सौर कुकर नहीं होगा, सौर उष्मक नहीं होगा। सोलर उष्मक होता है, हीटर होता है, पानी गर्म करते हैं। और सोलर कुकर होता है, इससे खाना पकाया जाता है सूर्य की प्रीसेंस में, सनलाइट से। और इलेक्ट्रिक मोटर आप जानते ही हो। इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सौर सेल इसका करेक्ट आंसर होगा। सौर सेल से, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सेल इज मेड बाय मटेरियल नेम। सोलर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो सौर सेल जानते हो आपने, सोलर सेल पढ़ा है, सोलर प्लेट देखी है। ऐसी प्लेट होती है, वो किससे बनी होती है? आपको पता होना चाहिए। लोहे से बनी होती है, गलत है, लोहे से नहीं बनी होती। चांदी से भी नहीं बनी होती, तांबा से भी नहीं बनी होती। तांबा को कॉपर कहा जाता है, Cu सिंबल होता है। चांदी को सिल्वर कहा जाता है, Ag सिंबल होता है। और लोहे को Fe कहा जाता है। और लोहे को क्या कहा जाता है? Fe कहा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? राइट आंसर आएगा सिलिकॉन। राइट आंसर क्या आएगा? सिलिकॉन से बनी होती है सौर सेल। सौर सेल के जो सौर सेल होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन का सिंबल क्या होगा? SI होगा। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपको पहले ही बता दिया मैंने, नाभिकीय विखंडन पे हाइड्रोजन बम है। और जो हाइड्रोजन बम है, हाँ गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। नाभिकीय विखंडन है वो तो क्या होगा? परमाणु बम होगा। नाभिकीय विखंडन क्या होगा? एटम बम बनाया जाएगा, वो तो नाभिकीय विखंडन से बनाया जाएगा। और एटम बम बनाया किससे जाएगा? यूरेनियम से। किससे बनाया जाएगा? यूरेनियम और थ्योरियम दो होते हैं, ज़्यादातर तो यूरेनियम से बनता है परमाणु बम। और एक होता है थ्योरियम, थ्योरियम से भी बनता है। बट आपको हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन किस में होता है? सूर्य में। और सूर्य के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उल्टा पुल्टा मत कर देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा, इससे आपके एग्जाम में मार्क्स हैं वो नहीं आएंगे। तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाएगा इसको, अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। बायलैंग्वेज क्लासेस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी किस पर प्रभाव करती है? विद्युत घंटी होती है जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, वो किस प्रभाव पर काम करती है? वो काम करती है उष्मीय प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, चुंबकीय प्रभाव पे, इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ध्यान से देखिए। विद्युत घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, जो इलेक्ट्रिक बेल आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसमें प्रभाव पे तो काम बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वो गर्म नहीं होती, हीट का कोई रोल ही नहीं है। केमिकल, उसमें कोई केमिकल भी नहीं होता। चुंबकीय प्रभाव इसका राइट आंसर आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है वो। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में जो घरों में लाइट आती है वो कितने फ्रीक्वेंसी की आती है? कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 50 हर्ट्ज में आती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, जो कितने वोल्ट के बराबर होती है? 220 वोल्ट के बराबर होती है। कितने वोल्ट के बराबर होती है? घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है, और कारखानों में 440 वोल्ट की बिजली आती है। और 220 वोल्ट की जो बिजली की फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। अब आप सोच रहे होंगे हर्ट्ज क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा जाएगा इसको, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो वोल्ट मैंने बताया था, वोल्ट है वो विभवांतर की यूनिट होती है। विभवांतर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसको शेयर वगैरह करें, और इसका जो लिंक है वो भी शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबक का क्षेत्र। चुंबक कितने एरिए तक अपना इफेक्ट दर्शाएगी? चुंबक कितने एरिए तक अपना प्रभाव दिखाएगी?
उसकी यूनिट बतानी है आपको। वेबर होगी, टेस्ला होगी, फैराडे होगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेबर होगी, टेस्ला होगी, फैराडे होगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए है होमवर्क। वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। एक ऐसा डिवाइस बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगा। जैसे मान लो आपके घर में कोई टीवी खराब हो गया, तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाओगे, तो उसमें लाइट है या नहीं, तो इसका पता कौन लगाएगा? एक डिवाइस होता है टीवी ठीक करने वाले के पास, उसका नाम होता है एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर। एमीटर सुना होगा, AMMETR। हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। धारा मापी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। ये क्या काम करता है? विद्युत धारा को मापेगा। इससे पता चलेगा कि उसमें बिजली है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट एमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। वोल्टमीटर क्या काम करता है? पोटेंशियल को मापता है, विभवांतर को। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट की दिशा के बारे में बताता है कि बिजली कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताता है। तीनों समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर इज प्रेजेंटेड। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित किसको करता है? V/I। वोल्ट बाई एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा? आपको इसका आंसर बताना है, ध्यान से सुनिए। वोल्ट होता है V, और एम्पियर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट I हो गया। ठीक है, इसको A भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। तो ओम आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ओम आएगा इसका आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? विभवांतर की। किसकी यूनिट होती है? विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट। और एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो क्या आएगा राइट आंसर? ओम आएगा इसका राइट आंसर। और ये होता है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ होता है? ओम का नियम। ओम का नियम। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये तीन ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ये पोटेंशियल वोल्ट की होती है, और ये पावर की यूनिट होती है SI यूनिट वाट। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है। एक हॉर्स पावर 746 वाट होती है। बहुत बार आपको बताया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? अभी बताया था, एम्पियर होगा विद्युत धारा का मात्रक। और इसको किससे मापा जाएगा? एमीटर डिवाइस से मापा जाएगा। एमीटर से पता लगाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं किसी वस्तु में, और उसकी यूनिट होगी एम्पियर में मापा जाएगा। और घर में दो प्रकार के सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ होते हैं। एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर वाले में लो वोल्टेज की चीज़ें चलती है, जैसे पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट। और 15 एम्पियर वाले में हाई वोल्टेज, जैसे फ्रीज, हीटर, ये चीज़ें चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया होगा आपको कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है। जो प्रतिरोध होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध की SI यूनिट होती है ओम। प्रतिरोध के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई भी तार हो गया घर में, वायर हो गया, उसमें बिजली गुजर रही है। उसमें बिजली गुजर रही है और किसी प्रकार की रुकावट आ रही है उसमें, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध। रुकावट आना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो दो प्रकार, तीन दे दिए जैसे आपको प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या होगी? ओम होगी। तो 1 ओम दे दिया, दूसरा क्या है? 2 ओम दे दिया, और 3 ओम दे दिया। और इनको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में कैसे जोड़ोगे? इनको जोड़ दो आपस में, 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। कितने ओम आ गया? राइट आंसर क्या आ गया? 6 ओम इसका राइट आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज का? ये फॉर्मूला होगा RS R1 R2 R3, और ये आगे ऐसे चलता रहेगा, लास्ट तक चलेगा। तो R1 क्या है आपके पास? R1 1 है, R2 क्या है? 2 है, और R3 क्या है? 3 है। तीनों को जोड़ोगे तो 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये किस में जोड़ना है? समतुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब सीरीज में जोड़ना है इसको, श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको। श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, ये देखो श्रेणी क्रम में। अगर इसको जोड़ा जाए पैरेलल में, पैरेलल का मतलब होता है पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का फार्मूला क्या होगा? पार्श्व क्रम का फॉर्मूला ये होगा, ध्यान से देखो, 1/RP पैरेलल हो गया, 1/R1 डिवाइड में हो जाएगा सब ये, R2 R3। अब क्या करोगे आप? 1/R1 मतलब 1/1 प्लस 1/2, और फिर उसके बाद में 1/3। इनका LCM ले लोगे, फिर उत्तर आ जाएगा आपका। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसान क्वेश्चन है। पावर की SI यूनिट क्या होगी? वाट होगी। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। बहुत बार बताया गया एग्जाम में क्वेश्चन है। दी SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होगी? आवेश का SI मात्रक क्या होगा? आवेश का SI मात्रक होगा कूलम्स। कूलम्स लॉ पढ़ा है आपने? कूलम्स लॉ। आवेश, चार्ज होता है अंग्रेजी में। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। SI यूनिट क्या होगी? आवेश की कूलम्स होगी, और कूलम्स को C से डिनोट किया जाएगा।
जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी ही क्लासें आपके लिए आती रहेगी, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी जानते हो, घर में जो बैटरी होती है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। AC DC, AC और DC दोनों। आपको इसका राइट आंसर बताना है। AC होगी, DC होगी या AC और DC दोनों होगी। ध्यान से सुनो, AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वो अलग होता है एयर कंडीशनर। अल्टरनेटिंग करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा। और DC होता है डायरेक्ट करंट, जिसको कहा जाता है दिष्ट धारा। DC को क्या कहा जाता है, दिष्ट धारा। एक ही डायरेक्शन में बहेगी वो तो होती है डायरेक्ट करंट, मतलब एक ही दिशा में जाएगी, वापस नहीं आएगी। और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जो एक दिशा से वापस दूसरी दिशा में आ जाता है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी आप जानते हो एक बार मतलब खराब होने के बाद में दोबारा हो सकती है, ऐसा नहीं होता। तो बैटरी में कौन सी धारा होगी, DC होगी। बैटरी में कौन सी धारा होगी, DC होगी, इसका राइट आंसर। और बाकी आप इसके बारे में ज़्यादा हेडेक ना लें, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, DC आएगा इसका आंसर। और बैटरी, अब इन्वर्टर बैटरी की बात नहीं कर रहा मैं बैटरी किसकी बात कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन की बैटरी आपने देखी होगी, वो एक बार डेड होने के बाद में दोबारा मतलब उसको वो नहीं किया जा सकता, AC में नहीं बदला जा सकता, वो डेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में, एमीटर जानते हो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में। श्रेणी क्रम होता है सीरीज और पैरेलल होता है समानांतर क्रम। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है, हीटर जानते हो बिजली का हीटर होता है, उसके अंदर एक कुंडली होती है, उसके अंदर एक तार होता है, ऐसे कुंडली नुमा एक ऐसे तार होता है, वो किससे बना होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाइक्रोम से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, तांबा से बना होता है या जस्ता से बना होता है। नाइक्रोम को एक मिश्र धातु कहा जाता है, अलॉय। टंगस्टन आपको पता है W सिंबल होता है और तांबा का सिंबल होता है Cu। तांबा का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। और जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम से बनी होती है विद्युत हीटर की कुंडली। और ये कितने मेटल से मिलकर बनी होती है, 3 से। एक तो निकल होता है इसमें, एक क्रोमियम होता है और एक आयरन होता है। ये 3 चीज़ें होती है, निकल, क्रोमियम और आयरन, नाइक्रोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, कोई भी चालक है उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा। चालक क्या होता है, कोई भी तार हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बिजली गुजर सकती है, मेटल की बात की जा रही है, उसके ऊपर प्रतिरोध कैसे डिपेंड करेगा। लंबाई के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तार की लंबाई पे डिपेंड करेगा। एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और चालक की प्रकृति, मतलब कैसा है, नेचर है, मतलब सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, किस प्रकृति का है। तो ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। क्लास 10th का जो NCERT का फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गया। ये सेकंड पार्ट था, इसका जो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। और सेकंड पार्ट में आपको फाइनल पार्ट का मतलब ऐसे टर्म दिया गया है कि आपकी फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गई। करेक्ट गुरु चैनल पे ये क्लासेस थी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, उस तक के लिए आप